हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलो, जैसा कि आपको पता है, कल हमने अपने चैप्टर नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और उसी के साथ हमारी जो तीसरी यूनिट है वो भी कंप्लीट हो गई थी, है ना। तो आज जो हम बात करेंगे वो अपनी इस बॉटनी की चौथी यूनिट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है ना। हमारे लाभ के लिए भी, मतलब दैनिक जीवन में जो आजकल जो हम लाभ ले रहे हैं ना, उसके लिए भी ये जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे संसार के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी नॉलेज आपको इस यूनिट से मिलने वाली है। ठीक है, तो आप हर टॉपिक को, हर शब्द को बहुत ही अच्छी तरीके से माइंड को कंसंट्रेट करके समझना। ठीक है, हाँ, हम आपको आज बहुत नई नई बातें यहाँ पर बताएंगे। ठीक है भाई, तो देखिए, चैप्टर नंबर जो 14 है उसमें कोई खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। आपने नाम सुना होगा बायोटेक्नोलॉजी, और उस बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं जैव अभियांत्रिकी। ठीक है, और इस बायोटेक्नोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल के चलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। ठीक है, ये है चैप्टर नंबर 15 और एक है चैप्टर नंबर 16। तो ये जो दो चैप्टर हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हाँ, इन दोनों चैप्टरों से ही हर साल क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान से ये दोनों चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। ठीक है, अब देखो, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, इससे पहले मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी बहुत बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जैव अभियांत्रिकी के बारे में। आखिर ये क्या चीज़ है भाई बायोटेक्नोलॉजी? तो देखिए, यदि हम बायोलॉजी के क्षेत्र में, यदि हम बायोलॉजी के क्षेत्र में किसी टेक्निक का प्रयोग करें, किसी तकनीक का प्रयोग करें, तो हम उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। एक बहुत सिंपल सी बात है ना, कि यदि हम बायोलॉजी के क्षेत्र में किसी टेक्निक का प्रयोग करें तो हम उसे क्या नाम देते हैं? बायोटेक्नोलॉजी नाम देते हैं, है ना। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, आखिर क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? ठीक है, तो देखिए, आजकल हम क्या करते हैं, हमने, जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि एक वैज्ञानिक थे और वो अपनी मिसेज के लिए क्या है, डेली एक फूल लेके जाते थे, है ना, हाँ, गुलाब का फूल। ठीक है, रोज़ लेके जाते थे, लेकिन वो रोज़ लेके जाते थे तो क्या है, वो 8-10 घंटे वो फूल अच्छी खुशबू और अच्छा रहता था, लेकिन कुछ समय बाद वो क्या है, मुरझा जाता था और उसकी जो खुशबू थी वो भी नष्ट हो जाती थी, है ना। तो उसकी मिसेज ने एक दिन उनसे कहा कि आप रोज़ मेरे लिए फूल लाते हो, है ना, और रोज़ ये फूल खराब हो जाता है, आप तो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, आप कोई ऐसी खोज क्यों नहीं करते कि ये जो फूल है कभी नष्ट ही नहीं हो, है ना, अर्थात बहुत लंबे समय तक चले। तो बस उन्होंने क्या किया, उसके बारे में खोज करने लग गए। ठीक है, कि आखिर ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया
एक नाम है जो आप सभी जानते हैं, जीन। जीन जानते हैं ना सभी जीन को, क्या है? फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए नोन एज जीन, यानी कि डीएनए के टुकड़ों को ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, है ना। और जीन के पास एक ऐसी विशेषता होती है कि वो प्रोटीन का निर्माण करता है हमारी बॉडी के अंदर। अर्थात कोई भी पदार्थ सजीवों के शरीर में जो बनता है वो सभी एक जीन के माध्यम से बनता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये देखा कि पहले मैं उस वस्तु या उस पदार्थ को देखूंगा जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जो कोई चीज़ मतलब एक ऐसा जीन जो बहुत अधिक लंबे समय तक अपने बने हुए पदार्थ को चलाता है, यदि हम उस जीन को अपने उस प्लांट में डाल दें, है ना, तो उस प्लांट में बनने वाली जो प्रोटीन है वो भी उसी प्रकृति की होगी, मतलब लंबे समय तक खराब नहीं होने वाली, ठीक है। तो ऐसा ही उन्होंने किया और वो डिफरेंट ऐसे फ्लावर उन्होंने बनाए कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है। ऐसे कुछ वैज्ञानिक, जैसे अमेरिका में आपको बता दूं कि एक बार सलाद खा रहे थे और रेड कलर के टमाटर थे, तो उन्होंने सोचा, अब उनका नाम नहीं है कोई, मैं आपको बता दूँ, तो केवल एग्जाम्पल है ना। हाँ, उन्होंने सोचा यार, एक वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया कि यार कितना अच्छा लगता यदि ये टमाटर के कलर कुछ डिफरेंट टाइप में होते, है ना। जैसे कोई नीले कलर का टमाटर, कोई हरे कलर का टमाटर, कोई रेड कलर का, कोई गुलाबी कलर का, ठीक है। समझ रहे आप मेरी बात को? बस उन्होंने क्या किया फिर, बस जो डिफरेंट कलर के जो जीन थे वो उस टमाटर के प्लांटों में डाले और डिफरेंट कलर के टमाटर प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो आजकल ये जो घटना है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मतलब इतनी इतनी अच्छे पदार्थ आजकल हमने बायोटेक्नोलॉजी से बना लिए जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एक टमाटर है फ्लेवर सेवर, फ्लेवर सेवर। वो टमाटर क्या है मैं आपको बता दूं कि महीनों तक वो खराब नहीं होता है। यदि आप उसको बाहर रखें ना, 1 महीने 2 महीने रखें, तो उस टमाटर को, वो टमाटर कभी भी खराब नहीं होगा, ठीक है। हाँ, और यदि आप उसको दीवार में देते हैं तो बॉल की तरह उछलता है, फूटता नहीं है। और वैसे आप उसको खाएंगे तो बहुत कोमल होता है। ये रियल बता रहा हूँ, ये है आजकल, ठीक है। हमने कुछ ऐसे प्लांट भी डेवलप कर लिए हैं, शायद मैंने आपको 11th क्लास में बताए भी होंगे डायग्राम वगैरह। पोमेटो, क्या है पोमेटो? एक ऐसा प्लांट है जिसमें नीचे आलू लगते हैं, ऊपर टमाटर लगते हैं। ऐसे ऐसे प्लांट डेवलप कर लिए। ये सारे काम जो आजकल हम कर रहे हैं ना वो किससे कर रहे हैं? बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं भाई? बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं भाई। तो ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर जो 15 है उसका नाम है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आप आनुवांशिक क्षेत्र में कोई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, कोई टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, और उसी को हम क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलेंगे। अब जेनेटिक से मतलब यहाँ सीधा सा जाता है डीएनए को, अर्थात जीन को। तो सिंपल सी बात हो गई कि यदि हम किसी जीन में कोई टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसे ही क्या बोलते हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अपने टॉपिक पे आइए, है ना। पहले आपको मैं कुछ बात बता दूं, 1-2 परिभाषा, उसके बाद फिर मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। चलो पहले बेसिक समझ लेते हैं ना। इसका बेसिक आप ध्यान से समझो। यदि आपको इसका बेसिक समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है पूरी बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, यानी कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी वाले चैप्टर में। देखो भाई, होता क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, कोई जीन होता है, ठीक है,
मान लीजिए ये कोई मानव है ना, मानव मान लेते हैं, ठीक है। और इस मानव का कोई जीन, एक बात मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बीमारी का आपने नाम सुना है, डायबिटीज, सुना है ना, डायबिटीज सभी ने सुना है। डायबिटीज जो रोग है, जिसको हम मधुमेह या शुगर बोलते हैं सामान्य भाषा में, वह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है ना। तो जो डायबिटीज के रोगी होते हैं उनको हम क्या करते थे, पहले गाय या सूअर के अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त कर उनको इंजेक्शन लगाते थे। गाय और सूअर के अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त करके हम उनको इंजेक्शन लगाते थे। और आपको पता है ना कि अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं होती हैं, उनसे इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है, ठीक है। हाँ, नहीं आई बात समझ में? देखो दोबारा समझो इसको। मतलब जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी विधि है वो पूरी टिकी हुई है जीन पर। किस पर टिकी हुई है? जीन पर। अब हम करते क्या हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा था भाई इंसुलिन हार्मोन वाली, तो जो पहले हम क्या करते थे कि जो डायबिटीज रोगी थे उनको इंसुलिन के इंजेक्शन हम गाय और सूअर से प्राप्त करके लगाते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि एक तो हमें जंतुओं को नुकसान पहुंचाना पड़ता था, और दूसरी बात उनकी जो इंसुलिन थी वो हमारे से थोड़ी डिफरेंट थी, तो कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी उन पेशेंटों में देखी गई थी, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक विधि का प्रयोग किया जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। और इस विधि का प्रयोग कर हमने आज कृत्रिम तरीके से इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दिया, वो भी मानव का। समझ रहे आप मेरी बात को? तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। अब ये एक बात समझो आप मेरी, हम एक उद्देश्य लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमें इंसुलिन बनाना है, मानव का इंसुलिन बनाना है, वो भी कृत्रिम तरीके से। तो इस पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से हम यहाँ पर इंसुलिन बनाने की क्रिया विधि है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक हमने एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए हमें इंसुलिन बनवाना है, तो हम कैसे उसको बनवाते हैं, उसी पे ये डिपेंड है पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप अब ध्यान से समझना, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मान लीजिए ये मानव है, ठीक है भाई। अच्छा, और हम इसके जीन को किसी में भी, या तो चाहे वो जीवाणु हो, चाहे प्लांट हो, या कोई भी सेल हो, है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो मानव है इसकी एक सेल देखेंगे आप, क्योंकि आपको क्या चाहिए, मानव का जीन चाहिए, नहीं चाहिए जीन, ठीक है। तो जीन कहाँ होता है, केंद्रक में होता है, गुणसूत्र में होता है। अरे केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए के टुकड़े को आप क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि मानव का जो जीन है उसको हमें पृथक करना है। अब कोई भी कोशिका हो जिसका हमें जीन चाहिए, मैं आपको बता दूं एक बात सुनो, ये कोशिका है मान लीजिए जीवाणु की, ठीक है, ये कोशिका है मान लो कवक की, ये कोशिका है प्लांट की। एक बात समझना, आप यहां पे कुछ बेसिक चल रही है अभी। एक सिंपल सी बात मैं आपको एक डायरेक्ट बता देता हूं कि यदि आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है तो आपको किसी भी जीव का जिसके प्रोडक्ट आपको बनवाने हैं उस जीन को
किसी दूसरे जीव में आपको डालना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, क्योंकि वह जीन ही तो कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा और वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो किसी दूसरे सजीव में बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए हमें किसी जीवाणु का डीएनए ही चाहिए जिसके हमें प्रोडक्ट बनवाने हैं। हो सकता है किसी फंगस के हमें जीवाणु वो डीएनए चाहिए, हो सकता है किसी प्लांट सेल का डीएनए चाहिए जिसके हमें प्रोडक्ट तैयार करवाने हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये जो है, अब इनसे देखो, सबसे पहली बात ये है कि आप इनसे उस डीएनए को कैसे पृथक करेंगे। अब आप डायरेक्ट डीएनए ले सकते हैं क्या? यहां से जीन डायरेक्ट तो नहीं प्राप्त कर सकते ना। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि आप किस प्रकार यहां से किसी भी डीएनए या जीन को आइसोलेट करेंगे, पृथक करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको यहां थोड़ी बात बता देता हूं। देखो, मानव का मतलब ये हो गया कि ये एनिमल सेल है एनिमल सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति होती है क्या? नहीं होती, है ना। तो यदि कोई भी कोशिका भित्ति नहीं है ना, तो इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से अपने डीएनए को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि जो ये जीवाणु है, प्लांट है, फंगाई है, इन पर होती है सेल वॉल, तीनों पर होती है। तो आपको मान लीजिए इनके डीएनए या जीन निकालने, अरे मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं भाई, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और आनुवांशिकी जो अभियांत्रिकी है वो कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है। मैंने आपसे ये टारगेट दिया कि आप किसी भी जीव के डीएनए या जीन को निकालकर उसके उपयोगी उत्पाद प्राप्त करना है किसी दूसरे जीव में। तो ये तो भैया डीएनए है, ये कोई ऐसे थोड़ी है यहां से निकाला और डाल दिया सीधा। ठीक है, बहुत मेहनत, बहुत टेक्निकों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और उन पूरी टेक्निकों को इंक्लूड किया जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मैं आपको क्रम से सारी चीज बता रहा हूं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। आप केवल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलो। देखिए भाई, पहला उद्देश्य हमारा कि भाई अपनी कोई जीन, डिजायर्ड जीन जिसको हम वांछित जीन कहते हैं, उसके सिलेक्शन कीजिए आप पहले कि चलो भाई हमें मान लीजिए एनिमल का एक ये जीन निकालना है। ठीक है, उसका सिलेक्शन हमने कर दिया, पहचान कर ली, आइडेंटिफिकेशन उसका कर लिया कि भाई ये वाला जीन निकालना है। और मैं बता देता हूं आपको, ये है डीएनए, है ना, ये इसके केंद्रक में है। ठीक है भाई, ये पूरी जो मैंने बनाई है वो सेल है। यहां मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो आपकी आरवीएससी में इंक्लूड नहीं है, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यदि हमें किसी जंतु सेल से डीएनए प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें किसी भी एंजाइम का प्रयोग नहीं करेंगे, ये डायरेक्ट ही निकल सकता है। ठीक है, यदि हमें जीवाणु से डीएनए को प्राप्त करना है तो भाई जीवाणु की कोशिका के ऊपर तो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है ना, जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, आपको पहले इस सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा और इस सेल वॉल को तोड़ने के लिए आप एक एंजाइम काम में लेंगे, सबसे पहले लाइसोजाइम। देखो एक बात सुनो, मेरा पहला जो टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि हमें जीन को अलग करना है प्राणी से। जिस प्राणी का, जिस सजीव का हमें जीन लेना है, उस जीन को मैं पहले अलग करके आपको बता रहा हूं कि आप किस प्रकार उसको आइसोलेट करेंगे। ये हमारा पहला उद्देश्य है, टॉपिक है ना। हाँ, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये 4 टाइप की सेल है,
तो इन चारों प्रकार की सेल से हम किस प्रकार डीएनए पृथक करेंगे वो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, है ना। तो लाइसोजाइम एंजाइम का प्रयोग करेंगे। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, इसकी सेल वॉल को ब्रेक कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा इसको। अब इस पे क्या रह जाएगी, सेल मेम्ब्रेन रह जाएगी। क्लियर। यदि किसी फंगस की सेल से हमें डीएनए प्राप्त करना हो तो आप बताइए, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है भैया, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन। तो आप इसके लिए कौन सा एंजाइम काम में लेंगे, काइटिनेज एंजाइम काम में लेंगे। कौन सा एंजाइम, काइटिनेज। अब आप इसको याद रखना, ठीक है, काइटिनेज एंजाइम। ये प्लांट, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, बनी होती है ना। तो इसके लिए हम एक एंजाइम जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे सेलुलोज, सेलुलेज। क्लियर। तो देखिए अब आपको पता चल गया कि आप किन एंजाइमों का प्रयोग कर अपने 4 प्रकार की जो सेल हैं जिनसे हम मोस्टली अपने जीन को निकालते हैं और किसी दूसरे जीव में डालकर उनसे उपयोगी उत्पाद प्राप्त करते हैं। अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किसी फ्लावर को एक, टमाटर की मैं बात कर लूँ, है, तो टमाटर को बहुत अधिक लंबे समय तक बचा के रखना था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा जीव देखा कि जिसका ऐसा जीन जो ऐसी प्रोटीन बनाए जो किसी भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक बचा के रखता है। मान लीजिए वो एक प्लांट सेल है, समझ रहे हैं। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस प्लांट से उस जीन को आइसोलेट करेगा, पृथक करेगा। समझ में आ रही बात। अब वो पृथक करेगा तो वो क्या अपनाएगा भाई, सबसे पहले वो सेलुलेज एंजाइम लाएगा और उस सेलुलेज एंजाइम से इसकी सेल वॉल को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप तो सबसे पहले यही होता है कि हम सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद, अब बात समझो मेरी, इन सभी की सेल वॉल खत्म है। अब सभी ऐसी सेल हैं जिनके पास सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है। क्लियर। अच्छा, अब आगे क्या होता है मैं आपको बता दूं। चलो अब हम अपने मुख्य रूप से एनिमल सेल पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें आइसोलेट करना है कौन सा जीन, इंसुलिन बनाने वाला जीन। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस चैप्टर में वही है। तो देखो अब ये जो एनिमल सेल है जिसके पास मात्र सेल मेम्ब्रेन है और उनके पास भी क्या था, सेल मेम्ब्रेन, तो हमें क्या करना है, हमें तो केवल अपने डीएनए को आइसोलेट करना है। किसको आइसोलेट करना है, केवल डीएनए को करना है ना। तो एक बात आप मुझे बताओ, इस सेल में आरएनए है, प्रोटीन है, वसा है, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, वसा की बनी होती है ना। इसके अंदर प्रोटीन होता है, आरएनए होता है। बताओ होगा कि नहीं होगा। तो फिर आप अपने डीएनए को कैसे पहचानेंगे, कैसे निकालेंगे उसको। तो मैं आपको बता दूं अब कि पहले हम उन एंजाइमों का प्रयोग करते हैं जो सेल वॉल को ब्रेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ एंजाइम लेते हैं जैसे लाइपेज, ठीक है, प्रोटीएज और आरएनएज। एक बात को जरा ध्यान समझो, लाइपेज एंजाइम ऐसा होता है जो वसा को ब्रेक डाउन करता है, उसका डाइजेस्ट करता है, आप सभी जानते हैं। प्रोटीएज ऐसा होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, उसको नष्ट करता है। और आरएनएज ऐसा होता है जो आरएनए को ब्रेक डाउन या नष्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब हम क्या करते हैं, तीनों एंजाइमों को इस सेल के पास डालते हैं, सेल में, जिससे क्या होगा कि जो सारी जो चीजें हैं वो इसकी नष्ट हो जाएंगी और बचेगा कौन, केवल डीएनए। कौन बचेगा, डीएनए। क्लियर। तो जब ये सारी तीनों एंजाइम हम प्रयोग कर लेते हैं तो अब हमारा केवल क्या बचता है, यहां पर डीएनए बचता है भैया। कौन बचेगा, डीएनए।
समझ में आई कि नहीं आई बात बताओ? ठीक है, नहीं आई बात समझ में यहाँ तक? कौन बचा? डीएनए। तो आपको समझ में आ गई बात कि आखिर किस प्रकार हम अपने डीएनए को निकालते हैं। अभी हमने जीन नहीं निकाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें तो भाई अपने जीन को निकालना है। अरे डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, इसमें तो बहुत सारे जीन होते हैं, समझ में आ गई बात। लेकिन हमें तो अपने इंसुलिन बनाने वाले जीन को निकालना है, वही तो हमारा टारगेट था। ठीक है, हाँ। तो हमने पहले क्या किया कि इन एंजाइमों का प्रयोग करके पूरी जो हमारी सेल थी उसको नष्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम पता है क्या करते हैं, वैसे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि अब इसको क्या है, एक जो चिल्ड बियर होती है या वाइन जो होती है, दारू जिसको बोलते हैं, जिसमें मोस्टली इथेनॉल होता है, एल्कोहल। तो उस इथेनॉल में, या मैं कहूँ एक ठंडी दारू में, जब उन्होंने इस सेल को पूरी को डाला जिसमें मृत चीज़ें थीं और अपना सजीव डीएनए था, है ना, तो उसको जब डाला तो ये जो डीएनए होता है ना, वो सबसे ऊपर की तरफ आ जाता है उसमें। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम आप अभी जीएन को आइसोलेट कर रहे हैं ना, तो पूरी विधि में आपको बता रहा हूँ। पहले उन्होंने इस प्रकार किया, सेल बॉल को नष्ट किया। अगर ह्यूमन से ले रहे हैं तो उसके एंजाइम की आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी की, है ना, हाँ। तो फिर हमने क्या किया, लाइपेज, प्रोटियोज, आरएनएज, 3 एंजाइमों का प्रयोग किया और जिससे हमने अपने डीएनए को निकाला केवल, है ना। अब डीएनए को मतलब पहचानेंगे कैसे भाई ये डीएनए, हमें क्या पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, उस पूरी संरचना को जो हमने डिस्ट्रॉय कर दी थी सेल, उस पूरे कचरे को हम अपनी एक चिल्ड बियर या दारू में डालते हैं। बियर में कम एथेनॉल होता है, हम वाइन लेते हैं, दारू लेते हैं ना, तो उसमें जब डाला जाता है तो ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ कुछ थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर, धागे नुमा संरचनाएं आ जाती हैं। और हम क्या करते हैं, किसी भी पेंसिल से या किसी भी रूड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसी संरचना से हम उसको ऐसे घुमाते हैं और जो हमारा डीएनए है ना, वो उस पर लिपट जाता है। ठीक है, इस संरचना पर, और बस उसको बाहर निकाल लीजिए, वही आपका क्या है, डीएनए। क्या है, डीएनए। तो आपको आखिर आज पता चल गया कि किस प्रकार हम एक सेल से डीएनए को पृथक करते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे अभी मैंने अपने जीन को पृथक नहीं किया है। ठीक है, अभी किसको पृथक कर लिया है, डीएनए को। समझ रहे ना, हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, है ना। पहले अभी हम बेसिक और हर चीज को क्लियर समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये आज आपको पूरा प्रोसीजर पता चला कि नहीं चला, कि आखिर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए कैसे डीएनए को आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। क्योंकि पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी है जो किस पर टिकी हुई है, जीन पर। एक सीधा सा फंडा मैं आपको यहां बता दूं, देखो, आप किसी भी सजीव के जीन को लेकर किसी दूसरे सजीव में डालते हैं और उस सजीव से अपने प्रोडक्ट तैयार करते हैं, बस यही बायोटेक्नोलॉजी है। क्लियर? एक जीव का डीएनए निकालो, उसे दूसरे में डालो और वहां से अपने उत्पाद प्राप्त करो, बस यही बायोटेक्नोलॉजी है। क्लियर? ठीक है, और जो उत्पाद आपको प्राप्त हो उनको किसी और प्लांट में या सजीव में ट्रांसफर कर दो जहां वो अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यही पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो हम उसको क्रम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने डीएनए को निकाला, अब हम देखते हैं कि हम अपने इस जीन को कैसे आइसोलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यह है डीएनए और इस डीएनए पर बहुत सारे जीन हैं। ये सारे जो फ्रेगमेंट किए हैं वो सभी क्या हैं, जीन। क्या है भाई, जीन हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, वांछित जीन की पहचान करते हैं। ये हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो टेक्निक चलेगी
उसका पहला स्टेप है जो आपको यहां से समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने वांछित जीन की पहचान करेंगे और पहचान करने के बाद उसको आइसोलेट करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, ये हमारा पहला कार्य है कि नहीं? क्या? आइडेंटिफाई ऑफ डिजायर्ड जीन एंड आइसोलेट। मतलब डिजायर्ड जीन का मतलब होता है वांछित जीन, मतलब जिस जीन की हमें इच्छा है उसे आप डिजायर्ड डीएनए बोलते हैं, या उसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस जीन में हमारी रुचि हो। अब यहां मान लीजिए ये डीएनए है ह्यूमन सेल का, और इस डीएनए में एक जीन होगा ना जो इंसुलिन बनवाता होगा। अब ये सेल हम कहां से प्राप्त करेंगे यार? ये तो हम जानते हैं भाई, पैनक्रियाज में होता है, तो वहीं से तो सेल को प्राप्त करेंगे। अब ऐसे थोड़ी आपने कि आपने लार से एक सेल निकाल ली और उससे आप इंसुलिन वाला जीन ढूंढ रहे हो। अरे भाई वहां क्यों होगा? अगर वहां होता तो वहां से भी इंसुलिन स्रावित होता। ठीक है, तो जीन अलग अलग ऑर्गन्स में भी होते हैं, कुछ विशिष्ट जीन जहां से उनका सीक्रेशन होता है। ठीक है, तो अग्नाशय की कोशिका से हमने इस डीएनए को निकाला और हमको पता था इस डीएनए में जरूर हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन होगा। देखो कुछ बच्चे ये फंडे नहीं समझते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। एक फंडा अपने दिमाग में रखो कि डीएनए ही वह मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर हर चीज को बनाता है। हर चीज, जितनी भी प्रोडक्ट आपकी बॉडी के अंदर बन रहे ना, हार्मोन, एंजाइम, सबको डीएनए बनाता है। कैसे बनाता है? डीएनए के पास जीन होते हैं इनको बनाने के लिए, समझ रहे हैं? और हर जीन अपनी एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है जिसे कोई और दूसरा जीन नहीं बना सकता। ठीक है, जैसे यहां पर आपको बहुत सारे जीन दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, मान लीजिए ये वाला एक ऐसा जीन है जो इंसुलिन वाले प्रोटीन को बनाएगा, तो और कोई भी जीन इनमें से इस चीज को नहीं बनाएगा, केवल यही टुकड़ा बनाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये सिस्टम होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पहचान लिया। अब हम नहीं जानते वो कैसे पहचानते हैं, ये उनकी अलग प्रोसेस है। ठीक है भाई, अगर वो ऐसे हमको बता दें तो हम खुद ही वैज्ञानिक या डॉक्टर्स बन जाएंगे ना, समझ रहे ना, रिसर्चर्स बन जाएंगे, फिर हम खुद ही रिसर्च करेंगे, है ना भाई। चलिए, तो उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो पहचानते हैं इनको, उनके पास कुछ फंडे हैं। तो मान लीजिए उन्होंने इसको पहचान लिया कि भाई ये जो जीन है वो जीन है जो इंसुलिन बनाता है। ठीक है, अब एक बात समझो। अब आप एक बात देखिए, यदि आपको केवल इस इंसुलिन बनाने वाले जीन को पृथक करना है तो आपको कुछ कैंची जैसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? इस डीएनए को काटने के लिए पड़ेगी ना, पड़ेगी। तो बस इसी बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने डीएनए को अलग किया पहले, अब डीएनए से आपको अपना जीन निकालना है, तो जीन निकालने के लिए आपको डीएनए को टुकड़ों में काटना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो जीन होते हैं, हर जीन पर एक विशिष्ट क्षार क्रम होता है। क्षार, नाइट्रोजन क्षार से ही तो हमारा डीएनए बना होता है ना। तो हर जीन के पास एक विशिष्ट नाइट्रोजन क्षार होता है, जैसे किसी के पास GA GG, किसी के पास CCAA, मतलब ऐसे प्रकार के ना। तो हर जीन के पास अलग विशिष्ट नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस डीएनए से अपने इंसुलिन बनाने वाले जीन को पहचान लेते हैं कि भाई ये इस जगह पर है हमारा इंसुलिन बनाने वाला जीन, और इसके दोनों किनारों पर ये नाइट्रोजन क्षार का क्रम है। ऐसे वो पहचान लेते हैं। अब क्या करते हैं, अब बायोलॉजी के क्षेत्र में अब आप डीएनए को काटने के लिए आप कपड़े काटने वाली कैंची तो नहीं लेंगे, बस किसको काट दिया किटर किटर करके, समझ रहे ना। तो हम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूलर कैंची लेते हैं, आणविक कैंची, मतलब एक ऐसी संरचना या एंजाइम लेते हैं जो कैंची की तरह काम करे।
अब ऐसे थोड़ी है वो बिल्कुल कैंची जैसा हो और उसको कैंची की तरह काटे। मतलब क्या है, इसको काटने वाला जो भी पदार्थ या जो भी मटेरियल होगा बस उसको हम कैंची बोल सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम काम में लिया जाता है, प्रतिबंध एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ना। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, जिसको हम प्रतिबंध एंजाइम बोलते हैं हिंदी में, अभी हम जब अपने टॉपिक की बात करेंगे थ्योरी लिखकर तो हम इसको डिटेल में समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अभी तो मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, इसकी एक विशेषता होती है कि ये किसी भी जीन को एक विशिष्ट स्थल से काटने का काम करता है। मतलब डीएनए को विशिष्ट स्थल से काटने का काम करता है। मतलब हर जीन के टुकड़े टुकड़े ये कर सकता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं वो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जीन हैं, तो हर जीन के लिए अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हाँ मतलब बनाते हैं, बॉडी के अंदर नहीं होते, सॉरी, ये हम इनको कृत्रिम तरीके से प्राप्त करते हैं और जीवाणुओं से। ठीक है, हाँ हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते, ये ध्यान रखना। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, अब मान लीजिए ये हम एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे जो इस डीएनए को काटने की क्षमता रखता हो, मतलब इस जीन को विशिष्ट स्थलों से काटने की क्षमता रखता हो, यहां से और यहां से। ठीक है, तो बस हम उसी प्रतिबंध एंजाइम को इसमें डालेंगे और वो क्या करेगा, हमारे सेलेक्टिव जीन को या डीएनए को काट देगा। ठीक है, जब इसको ये काट देगा है ना, तो ये इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा जीन है जो कटा हुआ है, और इसको हम क्या करेंगे, कुछ और विधियों के माध्यम से हम इसको बिल्कुल आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितनी मेहनत करने के बाद हमने अपने इंसुलिन बनाने वाले जीन को अलग किया है। यहां तक आपको बात समझ में आई। ठीक है, कितनी मेहनत करके हमने इसको प्राप्त किया है भाई। तो हमारा सबसे पहला यही काम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कि आप पहले अपने जीन को आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए, और फिर उसको आइसोलेट कीजिए, पृथक कीजिए। तो देखो हमने अपने जीन को आइडेंटिफाई किया और एट लास्ट उसको प्राप्त भी कर लिया या उसको आइसोलेट भी कर लिया पूरी सेल से। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इंसुलिन बनाने वाले जीन को किसी दूसरे जीन में डालना है, जहां पर ये अपनी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सके और हमारे प्रोडक्ट तैयार कर सके, मतलब इंसुलिन बना सके। अरे भाई एक बात हम मेरी समझो, ये एक जीन है और इसका तो एक ही काम है, चाहे कहीं पर रहे, इसे तो वही प्रोटीन बनानी है जिससे इंसुलिन बनेगा। चाहे आप इसको कहीं भी डाल दो, प्लांट में डाल दो, जीवाणु में डाल दो, कहीं भी डाल दे जहां पे उपयुक्त लगे, है ना, तो उस जगह पर ये तो भाई अपना अलग से प्रोटीन बनाएगा, चाहे ये कहीं पर रहे, है ना। और जो ये प्रोटीन बनाएगा वो क्या कहलाएगी, इंसुलिन। समझ रहे हैं? तो अब आपको थोड़ी थोड़ी पता चल गई होगी जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, कि आखिर आजकल हम कैसे इन चीज़ों को प्राप्त करते हैं। अब या फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिए ये वो जीन है जो किसी भी चीज़ को जल्दी से खराब नहीं होने देता। ठीक है, तो बस इस जीन को हमने डाल दिया किसी भी प्लांट में, तो इस प्लांट के जितने भी फल फ्रूट पुष्प होंगे वो जल्दी से खत्म नहीं होंगे। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं, हमने देखो क्या किया है, जुगनू का नाम आपने सुना है, जुगनू का नाम आपने सुना है ना, जो चमकते हैं, रात में चमकते हैं,
है ना। तो अब उनमें चमक उत्पन्न करने के लिए कोई ना कोई जीन रेस्पॉन्सिबल होगा। बात समझो मेरी, वो जो चमकते हैं उस चमक के लिए कोई ना कोई जीन उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो पता है वैज्ञानिकों ने क्या किया है, उसके उस चमक उत्पन्न करने वाले जीन को निकाल लिया है, ठीक है, और उसको ट्रांसफर कर दिया अपने तंबाकू के पौधों में। किसके पौधों में? तंबाकू के पौधों में ट्रांसफर कर दिया है। अब पता है क्या है, वो जो तंबाकू के पौधे हैं ना वो चमकते हैं, उनमें चमक है। हाँ बिल्कुल, एम आई राइट, मैं सही हूं, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, ठीक है, समझ रहे ना। तो मान लीजिए वो वही चमक उत्पन्न करने वाला जीन है, तो बस इसको किसी में भी आप डाल दो, उसी के अंदर चमक उत्पन्न हो जाएगी, एक्सेप्ट ह्यूमन, मनुष्य को छोड़कर, ठीक है। यदि ऐसा मनुष्य में संभव हो जाता तो आपको तो लाइट और उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना, सारे दिन चमकते रहते, समझ रहे ना। हाँ तो क्लियर है बात, समझ रहे ना आप। तो बस हमें पहले उस वांछित जीन को निकालना होता है जिसके हमें प्रोडक्ट तैयार करवाने। अब आप और विधियों के माध्यम से उनमें ट्रांसफर कीजिए, बस आपके प्रोडक्ट तैयार हो जाएंगे। बस ऐसे ही प्रयोग करते रहते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात समझो, अब ये तो बात आपको यहां तक समझ में आ गई। अब एक बात और है, दूसरी बात, मतलब दूसरा टॉपिक चल जाएगा यहां पर स्टेप। क्या आप अपने वांछित जीन को हाथों से ही डाल सकते हैं क्या? इसमें कोई बातों से ही इसमें प्रवेश कर जाएगा क्या? नहीं, ठीक है। तो इस जीन को ले जाने वाला कोई ना कोई चाहिए आपको, चाहिए नहीं चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपको यहां बता दूं कि इस वांछित जीन को जो ले जाता है हम उसे वेक्टर या कैरियर कहते हैं। वाहक का क्या मतलब होता है? जो किसी भी चीज को ले जाने का काम करे, ठीक है। तो इस जीन को पहले हम इस वाहक से जोड़ते हैं भैयाओ, याद रखो। और ये वाहक उस अपने जीवाणु है, प्लांट है जिसमें हमें ट्रांसफर करना है, वहां पर लेके जाता है, ठीक है। तो ये दो स्टेप आपको समझ में आ गए पहले, क्योंकि ये जो इसका कंसेप्ट है ना, यदि आप इसको समझ गए तो अब आपको जो मैं अगले जो स्टेप बताऊंगा थ्योरी लिख के, जो अपने चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, तब आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ अभी आपको थोड़ा अजीब ये लग रहा होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। तो आपने किसी वाहक का प्रयोग करके, चाहे वो अब वाहक कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे जीवाणु है, कोई भी है, मोस्टली हम जीवाणु का प्रयोग करते हैं ना, तो उसका प्रयोग करके आप अपने लक्ष्य जीव के अंदर इसको पहुंचा सकते हैं। अब कैसे पहुंचाते हैं ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये आपका जीन यहाँ पे चला गया तो ये क्या करता है, अपने अंदर जब अपनी खुद की ग्रोथ करता है या अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करता है, प्रतिकृति करता है, तो हमारा जो ये जीन है ना, इसकी भी फोटोकॉपी स्टार्ट हो जाती है और ये अपने प्रोडक्ट बनाने लगता है, ठीक है। और बस उसी को हम किसी भी प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं और बस हमारी पूरी बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट है। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। ये केवल अभी आपको बेसिक है, समझ रहे ना। चलिए अब हम अपने बात करते हैं टॉपिक के बारे में, चैप्टर के बारे में। समझ में आ गई यहां तक बात? कोई दिक्कत नहीं है आपको? कुछ बात कर लेते हैं, कल से फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपने चैप्टर को। चलिए तो से सुनिए भाई, कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता देता हूं। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग कार्ल एरेकी ने किया, ठीक है। ये दो शब्द से मिलकर बनाइए, आपको पता है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। अब इसकी है डेफिनेशन, परिभाषा
ये परिभाषा आप समझना, सजीवों जैसे जीव, और क्या सूक्ष्म जीव लिख देता हूं ना, सूक्ष्म जीव, पादप, इनकी कोशिकाओं तथा घटकों में संपन्न होने वाले प्रक्रम से मानव कल्याण हेतु उपयोगी उत्पाद प्राप्त करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, देखो ये तो कोई खास ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन आपको मैं बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन ज़रूर यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए भाई, बायोटेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब होता है कि यदि हम बायोलॉजी के क्षेत्र में किसी टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अब ये कहता है सजीवों, सजीव जैसे चाहे वो कोई सूक्ष्म जीव हो, सूक्ष्म जीव में आपके जैसे जीवाणु है, विषाणु है, एक कोशिक जंतु है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, जो भी है, सूक्ष्म जीव हो या प्लांट हो, तो इनकी कोशिकाओं, सूक्ष्म जीव की या प्लांट की कोशिकाओं और इनके घटकों में, दोनों के घटकों में संपन्न होने वाले प्रक्रम से, मतलब जो भी प्रोसेस इनके अंदर संपन्न होती है, उस प्रोसेस से हम अपने कल्याण के लिए कोई उपयोगी उत्पाद हम प्राप्त कर रहे हैं, तो हम इस विधि को क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक सिंपल सी बात है कि आप बायोलॉजी के क्षेत्र में टेक्निक का इस्तेमाल करके यदि अपने लिए उपयोगी उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, तो आप उसे ही बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप उसे? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है ना, कि किसी भी जीव का उपयोग कर हम यदि मानव कल्याण हेतु कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त करें, तो हम उसे क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये परिभाषा आज हमें पढ़नी है और कल से हम अपने इस चैप्टर का स्टार्टिंग से ही शुरुआत करेंगे, और जब इसको हम शुरू करेंगे ना, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना, आपको ट्रस्ट है ना मेरे ऊपर। चलिए, तो कल जब इसका चैप्टर की हम स्टार्टिंग करेंगे, तो आपको पूरी बायोटेक्नोलॉजी का जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्यों क्लियर होगा? क्योंकि कल जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें जो स्टेप हैं स्टार्टिंग के, पूरी जैव अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के, वो स्टेप देखते ही आप समझ जाएंगे कि सर कल आपने जो समझाया था अब वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, समझ रहे ना? हाँ, तो कल आपके जो ये टॉपिक है ना पूरा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कल की जो वीडियो है वो आज के इस टॉपिक से जुड़ी हुई है, यदि है ना, तो आप ध्यान से कल की वीडियो को पूरी देखा करो। देखो कुछ बच्चे अभी आधी देखते हैं, है ना, हमें पता चल जाता है, समझ रहे ना, तो आप पूरी देखा करो, है ना, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, जैसे आपको पता है कि अब स्कूल भी ओपन होने वाले हैं, है ना, तो स्कूल ओपन होने से हमें तो देखो बहुत अच्छी खुशी की बात है ना, और वहाँ क्या है कि हमारा जो कोर्स है वो तो बहुत हो चुका है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे ना, कुछ दिनों में स्कूल खुलते ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना, और फिर हम आराम से अपने रिवीजन करते रहेंगे, या जो भी आपके चैप्टर कमज़ोर रह गए उनको हम दोबारा से आपको बताएंगे, है ना, सारी चीज़ हम रिवाइज में कर लेंगे, क्योंकि आपके नोट्स वगैरह पूरे तैयार हैं। तो बताओ आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक दूसरी और आप दूसरे स्कूल के बच्चों को देखिए जिनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सितंबर ख़त्म हो, मानो अक्टूबर है, तो कब कोर्स कराएंगे, कब रिवीजन कराएंगे?
तो आप खुद समझदार हैं कि आपका जो ये इन स्किलों में एडमिशन लेना कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ है। ठीक है, हाँ, आपको पता ही है ना, दोनों ही डायरेक्टर बहुत डेडिकेट हैं, समर्पित हैं आपके लिए, है ना, जीआईएस वाले और बीडीएस वाले। और अब तो ऐप वगैरह भी है आपके पास है। हाँ, चलो, तो अच्छी तरीके से आप पढ़ाई किया करो, कुछ दिनों बाद हम मिलने ही वाले हैं ना। हाँ, तो कल जो हम पढ़ेंगे वो अपनी मोस्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, और कल इसके पूरे कंसेप्ट को हम क्लियर कर देंगे, है ना, क्योंकि आज तो हमने केवल इतना आपको बेसिक बताया कि आखिर हम इसे क्यों करते हैं, कैसे थोड़ा बहुत किया जाता है। मोस्टली जो आज मेरा समझाने का काम था ना, वो यही था कि आप अपने जीन को पृथक कैसे करेंगे, क्योंकि कल जब हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे अपने चैप्टर को, तो कल यही बात हमें दोबारा से सुनने को मिलेंगी, तब आप समझ जाएंगे कि हमने इसको कैसे अलग किया था। क्लियर है बात? ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़ना और बाकी बातें करेंगे अब कल।